हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सर्वेयर ट्रेड के फर्स्ट ईयर के पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा है कि यह सर्वेयर फर्स्ट ईयर का पेपर है जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। तो सर्वेयर ट्रेड में 44 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के और 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम 44 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। इन वीडियो को देखने के बाद आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि CBT एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और ये आए हुए क्वेश्चन हैं तो इन्हीं क्वेश्चनों में से ही पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगल्स। कोणों को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। तो कोणों को मापने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर या चांदा। तो चांदे की हेल्प से हम कोण को या एंगल को हम माप सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज ए सिंगल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड फॉर मेजरिंग ए हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन एनी 2 पॉइंट एट ए स्टेशन। किसी स्टेशन पर किसी भी दो बिंदुओं के बीच एक क्षैतिज कोण को मापने के लिए कौन सी विधि टिप्पणियों का एक सेट है। तो किसी स्टेशन पर दो बिंदुओं के बीच जो हॉरिजेंटल एंगल होता है या क्षैतिज कोण को मापने के लिए हम ऑर्डिनरी मेथड या साधारण विधि का हम इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी साइड्स एन एंगल आर इन क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज में कितनी भुजा और कितने कोण होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में जैसे स्क्वायर भी आती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियोइड। तो ये सब क्या है क्वाड्रिलेटरल के अंदर आती है। इन सब की क्या 4 साइड होते हैं इसमें और 4 ही एंगल होते हैं, 4 भुजा होती है, 4 कोण होते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एक्सपेंशन फॉर्मेट ऑफ PPE। PPE का पूर्ण रूप क्या है। तो PPE स्टैंड फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो PPE जो वो होते हैं जो सुरक्षा उपकरण जिसके अंतर्गत आते हैं उनको हम PPEs बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the term of sight if last sight taken on leveling staff held over a point of unknown elevation before shifting the instrument। यदि उपकरणों को स्थानांतरित करने से पहले अज्ञात ऊंचाई के एक बिंदु पर रखे गए लेवलिंग स्टाफ पर अंतिम साइट लिया गया है तो उस साइट कौन सी होगी या उस साइट को क्या बोला जाता है। तो उस साइट को हम बोलते हैं फोर साइट। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज पर्सनल एरर। व्यक्तिगत त्रुटि कौन सी है या व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है। तो इनएक्यूरेट साइटिंग। साइटिंग का मतलब होता है देखना। तो अगर वो आपने देखा होगा कि जब रोड पे क्या है कि लेवल चेक किया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं लेवल साइटिंग। अगर वो इनएक्यूरेट होगा तो गलती के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो वो किसके द्वारा मापी जा रही है, ह्यूमन के द्वारा या मनुष्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा उस चीज़ को मेजर किया जा रहा है या उसको सर्वे किया जा रहा है। तो इसलिए वो किस में कंसिडर किया जाएगा, एक व्यक्तिगत एरर है या व्यक्तिगत त्रुटि है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इनएक्यूरेट साइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इन RF रिप्रेजेंटेशन। RF का पहला तत्व क्या दर्शाता है। तो RF को जो पहला तत्व दिखाता है द साइज इन ड्राइंग। वैसे अगर जनरली बात करते हैं हम तो RF का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो होता है डिस्टेंस ऑन द मैप टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। दोबारा बता देता हूँ,
जो RF होता है, RF को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑन द मैप, जो दूरी होती है मैप के ऊपर, टू द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर जो दूरी होती है या भूमि के ऊपर जो दूरी होती है, उसका एक रेशियो होता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइज इन ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू रेंजिंग। रेंजिंग में ऑब्स्टेकल एक उदाहरण है। तो ऑब्स्टेकल्स क्या होती है, जो बाधाएं, बीच में कोई बाधाएं आती है। और रेंजिंग होती है द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टू एंड पॉइंट। मान लो कोई हमारे पास कोई दो, ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, अगर इसमें के बीच में हमें कहीं भी मार्किंग करनी है तो उसको हम बोलते हैं रेंजिंग। तो प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन इंटरमीडिएट पॉइंट, इंटरमीडिएट पॉइंट का होता है बीच में पॉइंटिंग करना, ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन पर, बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स, दो एंड पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मार्किंग करना, वो कहलाता है रेंजिंग। और ऑब्स्टेकल्स होता है बांधा। तो जैसे ही ये मान लो एक ऐसा जंगल है जिसके अंदर पेड़ ही पेड़, काफ़ी पेड़ हैं, तो वो क्या है, एक घना जंगल है या थिक जंगल उसको हम बोल सकते हैं। तो उस पर जब रेंजिंग करेंगे या सर्वेइंग करेंगे तो वो क्या है, पेड़ क्या है, बांधा उत्पन्न करते हैं। मान लो हमें एक जगह से दूसरी जगह का विजन करना है, तो बीच में क्या है, पेड़ क्या है, कवर कर लेंगे पेड़ की वजह से। वो जो सेकंड पॉइंट है, मान लो हम यहाँ खड़े हैं सपोज करो, और बीच में ये पेड़ ही पेड़ है, तो ये क्या है, ये पॉइंट हमें नहीं दिखाई देगा। तो किस कारण से नहीं दिखाई दे रहा, ऑब्स्टेकल्स की वजह से वो पॉइंट नहीं दे रहा। तो वो मेन टेक्निकल टर्म क्या है, थिक जंगल है, मतलब घना जंगल है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द RL ऑफ ए। और ब्रैकेट में दिया हुआ है RL ऑफ बीम इज 100 मीटर, रीडिंग ऑफ BM इज 0.945 मीटर एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5.260 मीटर। तो यहाँ RL का मतलब होता है, वो होता है रिड्यूस लेवल। RL स्टैंड फॉर रिड्यूस लेवल, आप इनको नोट कर सकते हैं, रिड्यूस लेवल। और अगर मैं BM की बात करता हूँ तो BM को बोलते हैं बेंच मार्क। तो RL स्टैंड फॉर रिड्यूस लेवल, BM स्टैंड फॉर बेंच मार्क। तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है कि जो RL है वो क्या होगा, मतलब रिड्यूस लेवल क्या होगा। जो रिड्यूस लेवल ऑफ बेंच मार्क हमें दिया हुआ है 100 मीटर, और रीडिंग ऑन द बेंच मार्क दी हुई है 0.945 मीटर, और जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो में दिया हुआ है 5.260। तो सीधा सीधा मतलब है कि जो रिड्यूस लेवल होता है उसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का। वो क्या होता है कि रिड्यूस लेवल ऑफ बेंच मार्क प्लस ये रीडिंग ऑन द बेंच मार्क प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये हमारे पास तीन रीडिंग दी हुई है 100 और 0.945 और 5.260, अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा रिड्यूस लेवल निकल के आ जाएगा, जो कि आंसर हमारा ये होगा। इन तीनों को आपस में प्लस कर देना या जोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रायंगल। हमें एक ट्रायंगल दी गई है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि जो ट्रायंगल है वो किस प्रकार की है। तो इसमें क्या है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जब हमारा एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। जब भी हमारा एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाती है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर 90 से छोटा हो तो वो कहलाती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर हमारा एंगल 90 ही डिग्री हो तो वो कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। दोबारा बता देता हूँ, अगर हमारा कोण या एंगल 90 डिग्री हो तो वो कहलाती है राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। अगर दिया हुआ एंगल 90 या 90 डिग्री से अधिक हो या 90 डिग्री से ग्रेटर हो तो वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
अगर हमारा दिया हुआ कोण या एंगल लेस देन 90 है या 90 से 90 से छोटा हो तो वो ट्रायंगल कहलाती है अक्यूट एंगल ट्रायंगल या त्रिकोण वाला त्रिभुज। ये जो अक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रांसवर्स इन कैंपस सर्वे। कैंपस सर्वेक्षण में ट्रैवल्स के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो जो कैंपस सर्वे के लिए या ट्रांसवर्स के लिए जो मोस्ट सुटेबल मेथड है वो होता है बार्डिच रूल विधि। अब बात करते हैं कि जो बार्डिच रूल या बार्डिच का जो नियम है या मेथड है वो क्या कहता है। So it is adopted when both the linear and angular measurement are taken with accurately high accuracy। तो जो बार्डिच का नियम है या विधि है ये कहता है कि हमें किसी भी या तो लीनियर मोमेंट जैसे रेखीय या कोणीय मोमेंट को अगर मेजर करना है तो ये हमें एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अगर हमें किसी कोण को मापना है तो बिल्कुल सटीक रिजल्ट हमें देगा। अगर हमें कोई लेंथ को मापना है तो भी हमें सटीक रिजल्ट देगा। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रिप्रेजेंट द लाइन OX इन द फिगर। आकृति में रेखा OX क्या दर्शाता है। एक चित्र दिया हुआ है, जैसे ग्राफ बनाते हैं हम, एक लाइन लेते हैं O से X, O से Y। तो जो OX है वो हमें यहाँ क्या दर्शा रहा है, वो दिखा रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन या चुंबकीय मेरिडियन को प्रदर्शित कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ थियोडोलाइट इफ इट्स टेलीस्कोप कैन नॉट बी रिवॉल्व थ्रो 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन अबाउट इट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। थियोडोलाइट का नाम क्या है यदि इसकी टेलीस्कोप क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष एक ऊर्ध्वाधर प्लेन में 180 डिग्री के कोण में नहीं घूम सकता। तो इसको हम बोलते हैं नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन इफ द ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन इज 225 डिग्री एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 2 डिग्री वेस्ट। लाइन का चुंबकीय बेयरिंग क्या है अगर किसी लाइन का ट्रू बेयरिंग 225 डिग्री और चुंबकीय डेक्लिनेशन 2 डिग्री पश्चिम है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ मैं जो MB लिख रहा हूँ इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक बेयरिंग। जो ये दिया हुआ है ये होता है इज इक्वल टू TB, ये होता है ट्रू बेयरिंग, प्लस क्या होता है D स्टैंड फॉर डिक्लिनेशन। तो तीनों टर्म यहाँ दी गई है। MB स्टैंड फॉर मैग्नेटिक बेयरिंग जो हमें कैलकुलेट करना है, TB स्टैंड फॉर ट्रू बेयरिंग और D स्टैंड फॉर डिक्लिनेशन। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और ये हमें याद करना है। जो TB दिया हुआ है वो कितना दिया है 225 डिग्री और डिक्लिनेशन दिया हुआ है 2 डिग्री। तो टोटल कितना हो जाएगा 227 डिग्री। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है आपसे ट्रू बेयरिंग पूछ ले और मैग्नेटिक बेयरिंग आपको दे दे। तो मैग्नेटिक बेयरिंग की वैल्यू दे देगा, डिक्लिनेशन की वैल्यू दे देगा और आपसे ट्रू बेयरिंग की कैलकुलेट या ज्ञात करने के लिए आपसे कह देगा। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है मैग्नेटिक बेयरिंग आपको दे दे, ट्रू बेयरिंग आपको दे दे और डिक्लिनेशन पूछ ले, तो आपसे डिक्लिनेशन भी पूछ सकता है। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना कि ट्रू जो मैग्नेटिक बेयरिंग है वो बराबर होता है किसका सम होता है ट्रू बेयरिंग प्लस डिक्लिनेशन का। तो आपसे कुछ भी दे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा 227 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन द फील्ड बुक विद रिगार्ड्स टू सर्वे लाइन। सर्वे लाइन के संबंध में फील्ड बुक में क्या जानकारी दर्ज है। किसी भी मान लो हम कहीं भी हम सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे की क्या एक बुक बनाई जाती है पर्सनल या इन्फॉर्मेशन के लिए या रिकॉर्ड के लिए। तो उसमें क्या होता है डिटेल ऑफ सर्वे लाइंस, सर्वेशन लाइनों का एक विवरण होता है कि हमने क्या क्या डायमेंशन लिए, क्या क्या हमने वहाँ उस सर्वे पर मेजर किया, जो भी हमने देखा मेजर किया उसको उस बुक में लिखा जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा डिटेल ऑफ सर्वे लाइंस, सर्वेशन लाइनों का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेथड्स आर देयर टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल इन थियोडोलाइट।
थियोडोलाइट में क्षैतिज कोण को मापने के लिए कितने तरीके हैं? तो थियोडोलाइट में जो क्षैतिज कोण है या हॉरिजॉन्टल कोण को मापने के लिए 3 विधियां प्रयोग में लाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आइकन जूम टू शो द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक पेज यू सेटअप इफ जूम आउट टू द इलेक्ट्रॉनिक सीट लिमिट। यदि इलेक्ट्रॉनिक सीट की सीमा समाप्त हो जाती है तो आपने जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेट या पेज सेट किया है उसा दिखाने के लिए कौन सा आइकन जूम करोगे। यदि इलेक्ट्रॉनिक सीट की सीमा समाप्त हो जाती है और जो इलेक्ट्रॉनिक पेज हमने सेट किया है उसे दिखाने के लिए हम जो ऑप्शन बी में दिया गया है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसको हम जूम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्सेसरी इज यूज फॉर सेंटरिंग द टेबल ओवर द पॉइंट और स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल। प्लेन टेबल द्वारा कब्जा किए गए बिंदु या स्टेशन पर टेबल को केंद्रित करने के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो प्लेन टेबल पर कब्जा दिए जाते हैं बिंदु या स्टेशन पर टेबल पर केंद्रित करने के लिए हम प्लम्बिंग फोर विद बॉब या बॉब के साथ प्लम्बिंग फोर के उपकरण का हम उपयोग करते हैं। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बैक बेयरिंग ऑफ ए बी इफ द फोर बेयरिंग ऑफ ए बी इज नॉर्थ 50 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। तो ए बी का बैक बेयरिंग क्या है यदि ए बी का फोर बेयरिंग जो नॉर्थ 50 डिग्री और 45 मिनट वेस्ट है। तो यहाँ सिंपल सा मतलब है कि अगर जो डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हमें क्या है नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ है और हमसे साउथ वेस्ट पूछा गया है। तो जो नॉर्थ ईस्ट की वैल्यू देता है वो उसकी रिवर्स होती है, वही आंसर होगा। बस हमें साउथ ईस्ट को ले देना। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। किसी भी अगर फोर बेयरिंग हमें दिया हुआ है, अगर हमसे बैक बेयरिंग पूछ रहा है तो मतलब उल्टा उसका रिवर्स प्रोसेस पूछ रहा है। नॉर्थ वेस्ट का जो उल्टा होगा वो होगा, नॉर्थ का उल्टा होगा साउथ और वेस्ट का उल्टा होगा ईस्ट। तो हमें हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अगर हमसे साउथ ईस्ट देता और बैक बेयरिंग पूछता तो हमारा आंसर होता नॉर्थ वेस्ट, और जो सेम देता जो भी 50 डिग्री 45 मिनट यहाँ दिया हुआ है। तो मतलब सिंपल से है, अगर फोर बेयरिंग देता है तो बैक बेयरिंग निकालने के लिए जस्ट हमें डायरेक्शन का उल्टा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लेवलिंग स्क्रू कैरी द अपर प्लेट ऑफ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट की ऊपरी प्लेट में कितने लेवलिंग स्क्रू होते हैं? तो थियोडोलाइट की जो ऊपरी प्लेट होती है उसमें 3 स्क्रू होते हैं या 3 स्क्रूज होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म इज यूज फॉर द हॉरिजॉन्टल एंगल विद ए लाइन मेक विद दिस मेरिडियन। इस मेरिडियन रेखा के साथ क्षैतिज कोण के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो मेरिडियन रेखा के क्षैतिज कोण के लिए हम मैग्नेटिक बेयरिंग या फिर चुंबकीय बेयरिंग शब्द का हम उपयोग करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कैलकुलेट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन ए हेक्सागन। षटभुज के भारी कोणों की गणना करें। तो हेक्सागोनल के हमें क्या पूछ रहा है? एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाहरी कोणों का योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या इंटरनल एंगल निकालेंगे। सम ऑफ इंटरनल एंगल या आंतरिक कोण। आंतरिक कोण का जो फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू में 90 डिग्री। इसी का दूसरा फार्मूला ये भी होता है कि यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 को कॉमन लेने पर क्या फार्मूला बनता है? n-2, और जब 2 मल्टीप्लाई होगा 90 से तो क्या आएगा 180 डिग्री। तो ये फार्मूला हो सकता है सम ऑफ इंटरनल एंगल या सम ऑफ आंतरिक कोणों का योग निकालने का ये फार्मूला होता है। आप अपनी बुक में या कॉपी में जहाँ भी आप जैसे भी पढ़ रहे हैं एक बार लिखते चले इनको, तभी आपको समझ में आएगा। तो कुल मिला के बात ये होगी कि जब भी हमें आंतरिक कोण या इंटरनल एंगल निकालना पड़े तो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180। तो यहाँ हमसे बात कर रहा है हेक्सागन। हेक्सागन मतलब उसमें साइड कितनी होती है? 6। तो n की वैल्यू हो जाएगी 6-2 इंटू में 180। तो यहाँ से क्या आ गया 4 गुणा
180, तो टोटल कितना आ गया 720 डिग्री। तो ये टोटल एंगल आया है 720 डिग्री। अब हम ईच निकालते कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा। अब देखो जो टोटल एंगल आया था हमारा कितना आया था 720, उसको हम 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 120 डिग्री। तो प्रत्येक एंगल या ईच कोण कितना होगा 120 डिग्री। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। ये हमारी हेक्सागन है, तो ये कितना कोण है 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी। तो सारे जितने की 6 एंगल है वो सारे कितने हो गए 120। अब बात करता हूँ, मान लो ये पूरा कोण कितना है, क्योंकि पूरा कोण कितना होता है 360 का, तो ये 120 हो गया, तो ये बाहर वाला कितना बच गया 240। तो आप 240 को जब 6 से गुणा करते हैं, तो क्योंकि 6 एंगल है यहाँ 1 1 2 3 4 5 6, तो इंटू 6 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1440 डिग्री। तो ये हमारा किसका आया आंसर एक्सटीरियर एंगल का, क्योंकि बाहरी कोणों का योग कितना होता है 1440 डिग्री। आप आराम से देख सकते हैं। दोबारा मैं वैसे रफली आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब किसी भी पॉलीगन का जब हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, तो पॉलीगन में सारी चीज़ें आती है, जैसे ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागन। अब हम बात कर रहे हैं हेक्सागन की। तो जब हम सबसे पहले इंटरनल एंगल निकाल लेंगे, इंटरनल एंगल मतलब आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया n-2 मल्टीप्लाई या गुणा में 180 डिग्री। तो n क्या है, नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ भुजा या भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या यहाँ कितनी है 6, तो उससे हमारा एंगल कितना आ जाएगा 720। अब हमें निकालना है कि प्रत्येक एंगल है, प्रत्येक कोण कितना होगा। तो प्रत्येक कोण के निकालने के लिए हम साइड से डिवाइड कर देते हैं। तो हम भुजा से उसका भाग करेंगे, तो 720 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 120। तो ये हमारा आंतरिक कोण आ गया। अब टोटल एंगल आपको पता है कि 360 होता है, तो 360 में से 120 घटा देंगे तो 240 एक कोण आ गया। एक भारी कोण कितना है 240 डिग्री। तो कितने कोण होते 6, क्योंकि हेक्सागन है, तो 240 को हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1440। इसी प्रकार आप किसी भी पॉलीगन का निकाल सकते हो, चाहे है आप निकाल के देखना, किसी भी स्क्वायर का निकाल के देखना, लेक्टर स्क्वायर का होगा उधर रेक्टेंगल का, जितनी भी क्वाड्रिलेटरल उनका सेम हो गया। पेंटागन का निकाल के देखना, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, डीडेकागन, सबका निकाल के देखना। आराम से इसी फॉर्मूले से आप निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विक्टिम इज गिवन CPR इमीडिएटली। किस पीड़ित को तुरंत CPR दिया जाता है। तो CPR उस व्यक्ति को दी जाती है जो सांस लेने में बड़ी कठिनाई महसूस कर रहा है और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही हो। तो जो CPR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द हैंड सिग्नल रिप्रेजेंट। हाथ द्वारा दिया गया संकेत क्या दर्शाता है। एक चित्र में एक आदमी दिया हुआ है, वो अपने हाथ से कुछ डायरेक्शन बता रहा है, तो वो उस डायरेक्शन या सिग्नल से क्या समझते हैं कि मूव टॉप टू स्टाफ टू माई राइट, स्टाफ के शीर्ष को मेरे दाई ओर ले जाए। तो ये इस सिग्नल में इंडिकेट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट लेबल एज एक्स। एक्स के रूप में लेबल किए गए भाग का नाम क्या है। तो ये जो है वो है टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर में जो एक्स का पार्ट हमें पूछ रहा है कि एक्स क्या है। जो टी स्क्वायर में क्या होता है कि जो लॉन्ग साइड होती है उसको तो हम बोलते हैं ब्लेड, और ये जो छोटी साइड है इसको हम बोल देते हैं स्टोक भी बोल सकते हैं या हेड भी बोल देते हैं। तो यहाँ हमें टी स्क्वायर में हमसे क्या पूछ रहा है, लॉन्गर साइड पूछ रहा है। तो लॉन्गर साइड क्या होगी ब्लेड। दोबारा बताता हूँ, लॉन्गर साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं ब्लेड, शॉर्टर साइड या छोटी साइड को हम बोलते हैं स्टोक या फिर हेड। तो यहाँ हमसे केवल लॉन्गर साइड पूछ रहा है, मतलब एक्स पूछ रहा है, तो एक्स क्या है ब्लेड है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग द पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हाइल चेंजिंग ऑन ए स्लोप ग्राउंड। ढलाई वाली ज़मीन पर चेनिंग करते समय बिंदुओं को ज़मीन पर स्थानांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है।
तो जो मान लो हम सर्वे कर रहे हैं, कोई ज़मीन हमारी या कोई ऐसी ढलान वाली ज़मीन है, तो ज़मीन के ऊपर जब हम उसको नापते हैं तो उसके जहाँ जहाँ जिस बिंदु पर हम नपाई करते रहते हैं, तो उस ज़मीन के अंदर हम किस उपकरण को गाड़ते हैं? प्लम्ब बोब को। तो ढलान वाली ज़मीन पर चेनिंग करते समय बिंदुओं को ज़मीन पर स्थानांतरित करने के लिए प्लम्ब बोब का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग ऑफ लोकल अट्रैक्शन इन अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी विशेष स्थान पर स्थानीय आकर्षण के फोर और बैक बेयरिंग के बीच या के जो अंतर होता है वो कितना होता है? तो बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग के बीच में जो अंतर होता है वो होता है 180 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेरिएशन अकर्स बाई मैग्नेटिक स्ट्रोम। चुंबकीय तूफानों द्वारा कौन सी विविधताएं होती है? तो चुंबकीय स्ट्रोम या मैग्नेटिक स्ट्रोम के द्वारा इरेगुलर वेरिएशन होता है या अनियमित रूपांतर होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल ऑफ AOB इफ द बेयरिंग ऑफ OA इज 35 डिग्री एंड OB इज 140 डिग्री। तो हमसे एक चित्र दिया गया है जिसमें हमें AB एंगल दिया हुआ है, OA 35 डिग्री दिया हुआ है और OB 140 दिया हुआ है और हमसे AOB पूछा है। तो हम क्या है कि सीधा इनको एंगल को जोड़ देंगे। तो जोड़ने से हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 175 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ शॉर्ट ऑफसेट। लघु ऑफसेट की अधिकतम लंबाई क्या है? तो लघु ऑफसेट की जो अधिकतम लंबाई होती है वो होती 15 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ सॉलिड रिप्रेजेंटेड। ठोस प्रतिनिधित्व का नाम क्या है? एक चित्र दिया गया है, एक सॉलिड शेप दी गई है और हमसे ये पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। तो ये है टेट्राहेड्रॉन। तो शेप दी गई है, ये टेट्राहेड्रॉन की एक शेप है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस इज नेसेसरी इफ मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज टू बी यूज। यदि एक से अधिक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का उपयोग करना हो तो कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? यदि हमें एक से अधिक इंस्ट्रूमेंट का जब हम उपयोग करते हैं तो हमें प्लेन टेबल के ओरिएंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल इज रिक्वायर्ड इफ़ वी यूज मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट एट ए स्टेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ कमांड। कमांड का नाम क्या है? एक चित्र दिया गया है और हमें कमांड पूछ रहा है कि ये किस तरह की कमांड है। तो जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा है कि बीच में एक मिरर लगा हुआ है, तो इस शेप का उल्टा शेप इस तरफ बना हुआ है। तो ये किस तरह का है? इसका जो करेक्ट आंसर है ये मिरर कमांड है या शीशे वाली कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज डबल लाइन फील्ड बुक यूज इन सर्वे वर्क। सर्वेक्षण कार्यों में डबल लाइन फील्ड बुक का उपयोग कब किया जाता है? तो सर्वेक्षण कार्यों में जो डबल लाइन फील्ड बुक का हम उपयोग साधारण काम या ऑर्डिनरी वर्क के लिए करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो सर्वेयर बुक जो फील्ड बुक वो होती है, कोई भी हम सर्वे कर रहे हैं उसके अंदर हमें रीडिंग लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? साधारण काम बोलते हैं या ऑर्डिनरी वर्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मेथड इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्नल आर नॉट एलिमिनेटेड इन हॉरिजेंटल मेजरमेंट। क्षैतिज माप में सिग्नल के विस्थापन को किस प्रकार की विधि से समाप्त नहीं किया जाता? तो क्षैतिज माप में जो सिग्नल के तो विस्थापन को हम रिपीटेशन मेथड या पुनरावृत्ति विधि से समाप्त नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द स्टाफ शुड बी रीड। स्टाफ को कैसे पढ़ना चाहिए? तो स्टाफ को ऊपर की तरफ पढ़ना चाहिए, मतलब अपवर्ड या ऊपर की तरफ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ स्केल लेबल्ड एज एक्स। स्केल के नाम एक जो एक्स दिया गया, चित्र दिया गया है, उसमें से ये पूछ रहा है कि जो स्केल एक्स है वो क्या है। तो ये जो एक्स है ये क्या है? तो ये है ऑफसेट स्केल या ऑफसेट पैमाना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच कमांड यूज टू ड्रा पॉली लाइन्स। पॉली लाइन्स बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग
किया जाता है। तो पी लाइंस का हम उपयोग करते हैं पॉली लाइंस की ड्रा करने के लिए, कमांड को ड्रा करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं पी लाइंस का। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन की स्ट्रोक Ctrl+Z यूज इन ऑटोकैड डिफाइंस। ऑटोकैड में उपयोग किए जाने वाली फंक्शन कुंजी Ctrl+Z क्या है? तो Ctrl+Z से क्या है, अंडू हो जाता है। मान लो हमने कुछ कर दिया, अगर हमें उसे हटाना है या रिवर्स प्रोसेस में आना है तो हम क्या करेंगे, Ctrl+Z करेंगे, हम उसी इनिशियल फेज में हम आ जाएंगे जो हमारा पहले जो था। तो अंडू Ctrl+Z, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द रोड क्रॉसेस द रिवर कैनाल एंड स्ट्रीम ड्यूरिंग इट्स अलाइनमेंट। जहाँ सड़क अपने संरेखण के दौरान नदी, नहर या नदियों को पार करती है तो उसको हम बोलते हैं एट मिनिमम विड्थ, या न्यूनतम चौड़ाई पर सड़क अपने संरेखण के दौरान नदी, नहर और नदियों को पार करती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ए पॉलीगन। बहुभुज के आंतरिक कोणों के योग की गणना करने का सूत्र क्या है? ये मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। या ऑप्शन में हमें ये भी देख सकता है, क्योंकि हम 2 को जब बाहर लेंगे तो n-2 इंटू में 180 डिग्री, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। यहाँ से हमने क्या किया है, 2n-4 में से हमने 2 को कॉमन लिया और वो 2 को मल्टीप्लाई या गुणा कर दिया हमने 90 डिग्री से। तो यही इंटीरियर एंगल होता है पॉलीगन का, या आंतरिक कोण होते हैं पॉलीगन के, उनको निकालने का यह सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ ABC। ABC का नाम क्या है? एक चित्र दिया गया है कि ABC क्या है। तो चित्र में देखने से पता चल रहा है कि जो भी यहाँ एंगल है, जो ये कोण है जो दिया हुआ है, ये क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। क्योंकि अगर ऐसा होता 90 डिग्री ऐसा होता है तो ये 90 डिग्री से इस तरफ है, 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब अक्यूट कोण है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अक्यूट एंगल। अगर मान लो ये फिगर ऐसे दे देता तो ये क्या है, ग्रेटर देन 90, क्योंकि 90 यहाँ तक, ये ग्रेटर देन 90 है, तो इसका आंसर होता हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन हमसे जो फिगर में दिया हुआ है वो क्या है, अक्यूट एंगल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डायरेक्शन द रिकॉर्ड या रिकॉर्डर शुड मूव। रिकॉर्डर किस दिशा में बढ़ना चाहिए? तो जो रिकॉर्डर है हमेशा क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करना चाहिए। तो रिकॉर्डर को हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द चेनिंग की तरफ होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लाइन वेट मे बी प्रिंटेड इफ द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन विद द ब्लू कलर ऑन स्क्रीन। यदि स्क्रीन पर नीले रंग के साथ वस्तु खींची जाती है तो क्या लाइन का वजन मुद्रित किया जाता है? यदि स्क्रीन पर नीले कलर या रंग के साथ किसी वस्तु को खींची जाता है तो उस पर 2 mm का वजन क्या है, मुद्रित होता है, या 2 mm का वजन हमें दिखाई देता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए यह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।